हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आज जो मैं कराने जा रही हूँ आप लोगों को, वो कराने जा रही हूँ सेकंड यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जर्नल एंट्री। ओके। सो बेटा, जर्नल एंट्री बेस है सेकंड यूनिट का। मीनिंग अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे आगे सेकंड यूनिट में कुछ भी, क्योंकि सेकंड यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री क्या है। यही मैं बार बार बात बोल रही हूँ कि ये जो मैं करा रही हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए करा रही हूँ जिन बच्चों का बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो वो बिल्कुल डिटेल में वीडियो को सुने। ठीक है, एक बार समझ नहीं आता है बार बार रिपीट करके सुने। ठीक है। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट आपको लगता है कि उनको ये वीडियो उनके पास पहुंच जानी चाहिए तो उनको शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके। अब देखो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बेटा अगर हम बात करें, सबसे पहले बिल्कुल माइंड में क्लियर करके बैठो कि क्या होता है। देखो, यहां से समझ आएगा आपको। हमारे बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं और हमें पता है कि जब हम अकाउंट्स में बात करेंगे तो हम उन ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की हो। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जिन बुक्स में ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल। थोड़ा सा ध्यान से समझो प्लीज, यहां पर कंसंट्रेशन लगाओ। ये एक बिजनेस है, यहां पर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही है। अब ट्रांजेक्शन्स क्या है बेटा, कभी आप मशीनरी लेकर आ रहे हो अपने बिजनेस में, कभी आप कोई फर्नीचर लेकर आ रहे हो, कोई सामान लेकर आ रहे हो, राइट। ये ट्रांजेक्शन आप लेकर आ रहे हो, कुछ बेच रहे हो, ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी। तो जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं वो पहली बार जहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं उनको हम जर्नल बोलते हैं या उनको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात। द बुक्स in which a transaction is recorded for the first time from a source document are called books of original entry. Journal is वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो बेटा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री केवल जर्नल नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कि सब्सिडी बुक भी होती है, लेकिन ये बोला कि उनमें से एक जर्नल एंट्री है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एक जर्नल एंट्री है। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, मीनिंग टाइम वाइज, डे टू डे। 1 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई, फिर मान लो 25 अप्रैल को हुई। तो जैसे जैसे डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वैसे वैसे आप क्या करते जा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग टू उसको हम बोलते हैं जर्नल। व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज स्मॉल वन। अगर बेटा बिजनेस का स्मॉल साइज होता है तो ये पॉसिबल होता है कि आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। बट ध्यान दो प्लीज, यहां पर लेकर आओ कंसेंट्रेशन। आप लोगों का कंसेंट्रेशन नहीं है अभी तक, नोटबुक निकालो और लिखो। अगर आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल नेचर का है तो ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करना इजी है। बट अगर वो स्मॉल साइज से बिजनेस ग्रो करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करो। अब क्या करते हो आप, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब जर्नल्स। जर्नल को सब डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ सब जर्नल्स में, जिनको हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक। अलग अलग होती हैं, ये मैं सिखाऊंगी बेटा कैसे सब्सिडरी बुक होती है। अभी के लिए सिर्फ तुम इतना समझो। अब मैं एक बार कंसाइज वे में बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम सोर्स डॉक्यूमेंट से फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन्स को जहां पर ओरिजिनली रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल बोलते हैं। और जर्नल हमारा क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है। अगर हमारी
बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो जर्नल में रिकॉर्ड करना इजी होता है, बट अगर बिजनेस ग्रो करता है तो उसको हम क्या करते हैं, सब पार्ट में, मीनिंग सब्सिडरी बुक में, या फिर हम एग्जांपल देख सकते हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मीनिंग अलग अलग बुक बना देते हैं और फिर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को उनमें डाल देते हैं। वो मैं सिखाऊंगी कैसे डालते हैं, इसे थ्योरेटिकल एक बार पढ़ो, फिर मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दीज बुक्स आर टर्म्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक्स। बेटा चाहे जर्नल एंट्री है चाहे सब्सिडरी बुक है, दोनों की दोनों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। अब बिजनेसमैन नीड नॉट मेंटेन ऑल ऑफ द अबव मेंशन सब्सिडरी बुक। बिजनेसमैन को सारी सब्सिडरी बनाने की जरूरत नहीं है, बट ही मे मेंटेन एनी ऑफ द अबव बुक अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। मीनिंग अगर मान लो हमारी कोई परचेज रिटर्न नहीं हुई, ठीक है, हमने सामान परचेज हमने किया था पर रिटर्न नहीं किया, तो हमें परचेज रिटर्न बुक बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू जो जो जरूरत होगी बिजनेसमैन को, वो एंट्री वो बुक बना सकता है, ठीक है। In this chapter, only the journal has been discussed. Subsidiary book have been discussed in the subsequent chapter. Okay? ये डी.के. गोयल सर की बुक है जहां से मैं करा रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है, तो आप लोग आराम से नोट डाउन करते हुए चलो। जर्नल क्या है मैंने बताया था अभी, जर्नल एक बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुई हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आता है बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मैंने बोला कि पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, कहाँ से करते हो, ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर एरर वगैरह हो गई तो ऐसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो याद रखना बेटा जी, सबसे पहले आप जब जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप एक रफ बुक बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा, रफ बुक। उस रफ बुक को वेस्ट बुक या फिर मेमोरेंडम बुक कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक। अब आप उस वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक से उठाते हो ट्रांजेक्शन्स को और फिर जर्नल एंट्री में करते हो, लिखते हो मीनिंग, ठीक है। जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, ऐसे ऐसे रखो कैसे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जर्नल प्रोवाइड डेट वाइज रिकॉर्ड, ये हम याद कर चुके हैं, ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन विद डिटेल ऑफ द अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। हम सीखेंगे कैसे हम अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैसे हम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये हम सीखेंगे, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन प्रायर टू रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले ध्यान से सुनो, द ट्रांजेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन अ रफ बुक। ट्रांजेक्शन को हम रफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक भी कहते हैं, राइट। मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, बट हियर द नंबर ऑफ एवरीडे ट्रांजेक्शन इज सो लार्ज that it is not possible for a businessman to remember all of them. वेस्ट बुक मेंटेन करना कहीं पर लिखा नहीं हुआ, किसी कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में मेंशन है कि आपको बनाना है वेस्ट बुक, नहीं। बट अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको याद रखना, इस वजह से क्या बनाई जाती है बेटा, वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक। ध्यान से पढ़ रहे हो ना, ठीक है। द यूज ऑफ वेस्ट बुक मे प्रूव हेल्पफुल लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वेस्ट बुक रिकॉर्डिंग इन द मेड इन जर्नल, राइट। सिर्फ रिकॉर्डिंग के पर्पज से कि कोई गड़बड़ ना होए, इस वजह से वेस्ट बुक बनाई जाती है और वेस्ट बुक से आप लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जर्नल। अब ये स्पीड में बताऊंगी बेटा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जर्नल, क्योंकि सिंपल है, ठीक है, मेन हमें न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। ओके, जर्नल एक बुक है जहां पर ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन टेक प्लेस, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सिंपल है, अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ये प्राइमरी एंट्री की बुक है, सारी ट्रांजेक्शन को आप पहले रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, उसके बाद ट्रांसफर करते हो लेजर में। ये वर्ड याद रखना बेटा, सिखाऊंगी। ये जो बच्चे बिल्कुल जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बिल्कुल नया है ये वर्ड, लेजर। पहले आप जर्नल एंट्री बनाना सीखोगे, कैसे जर्नल एंट्री बनाई जाती है, फिर उसके बाद एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, जिसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है, याद रखना। जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड
डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जर्नल में, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है सेम डे पर। इन जनरल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम वाइज, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही है वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो। It maintain the identity of each transaction and provide a complete picture of the same in one entry। क्या कह रहा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान से देखो। ये मेंटेन करता है आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। मीनिंग ये आप सीखोगे, जैसे मान लो मैंने गुड्स परचेज करे, तो जब मैं गुड्स परचेज करती हूँ तो मैं बोलूंगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो जो एंट्री बनाएगा, मैं सिखाऊंगी कैसे बनाएंगे, वो एंट्री जो बनाएगा वो कंप्लीट पिक्चर दिखाएगा उस एंट्री की। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, अ जनरल रिकॉर्ड बोथ, एक सेकेंड रुको, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, अ जनरल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, ये भी जर्नल बताता है, ये सिखाऊंगी कैसे बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एंट्री इन अ जर्नल इज फॉलो बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड नरेशन। बेटा देखो एक बार मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा देती हूँ ये नरेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये चीजें प्रैक्टिकली भी। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल ये जर्नल एंट्री, ऐसे करके आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ ना, जो ये लिखा हुआ है ना, ये लाइन लिखी हुई है, कैश पोर्ट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एंड सन्स कैपिटल, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन, याद रखोगे। ओके वेरी गुड। जो इसमें बार बार वर्ड आ रहा था ना, अब देखो ये आ गया ना, ईच, ये देखो ये पॉइंट, 7th पॉइंट देखो, ईच एंट्री इन जनरल इज फॉलो बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सारी एंट्री के नीचे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन गिवन होगी ट्रांजेक्शन के नीचे, ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसको हम नरेशन बोलते हैं, ठीक है। A single journal entry is capable of recording more than one transaction involving more than two accounts. Such entry is compound entry। compound entry भी मैंने आज क्लास में बताया था, compound entry क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि compound entry कैसे बनाते हैं, राइट बेटा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ना, थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो फंक्शंस ऑफ अ जर्नल, जर्नल के काम क्या है। जर्नल पहली बात तो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखता है, डेट वाइज रिकॉर्ड रखता है सारी ट्रांजेक्शन का। ये एनालाइज करता है ईच ट्रांजेक्शन का कि कौन सा डेबिट जाएगा कौन सा क्रेडिट जाएगा, ठीक है। ये ये कर बनाने के बाद फिर ये लेजर में पोस्ट करता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस ऑन अ परमानेंट बेसिस, पर सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। एडवांटेजेस ऑफ जर्नल पढ़ लेना बेटा, मैं आराम से कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आसान आसान है, और लिमिटेशंस भी पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन हमें करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा फॉर्मेट क्या है जर्नल का, कैसे बनाओगे आप जर्नल। फॉर्मेट के लिए ये टोटल हमारे पास 5 कॉलम है, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो नंबर डाल रखे हैं बेटा जी, ये आपको डालने की नीड नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है डेट का कॉलम, यहाँ पर आप डेट लिखोगे। फिर पर्टिकुलर्स में आप देखोगे कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, और लास्ट में नरेशन भी डालोगे, ठीक है। ये चीजें नोट डाउन करते जाओ, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद लेजर फोलियो, ये LF नंबर होता है बेटा, जब आप आगे ट्रांसफर करते हो, ठीक है, जर्नल एंट्री से जब आप लेजर में ट्रांसफर करते हो, तो वहां से जो नंबर होता है वो यहाँ पर मेंशन करते हो, जो लेजर का नंबर है वो यहाँ पर डालते हो, ताकि कभी इन फ्यूचर कोई एरर वगैरह आए तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर पाओ कि उसमें एरर था, तो वहां पर जाके एंट्री में देखते हो क्या एरर है, ठीक है। इस कॉलम में आता है बेटा वो अमाउंट जो आप डेबिट वाले अकाउंट में लिखोगे। मान लो राम अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी है, तो कैश अकाउंट डेबिट में जो कैश की अमाउंट है वो डेबिट साइड यहाँ लिखोगे, और क्रेडिट वाली अमाउंट यहाँ लिखोगे,
समझ में आई बात यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? फॉर्मेट बना लोगे 5? अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है। डेट में जैसे मान लो ईयर 2025 है और जैन की ट्रांजेक्शन है, तो जब तक फैब की ट्रांजेक्शन ना आए, आप 2025 और जनवरी एक ही बार लिखोगे, उसके बाद डेट डालते जाओगे 4, 5, 7, 8 जो भी। फिर फैब आएगा तो फैब लिखोगे, फिर जो भी डेट है। अगर ईयर चेंज हो जाए वो दूसरी बात है, मतलब वैसे ईयर चेंज होगा नहीं, बट कहने का मीनिंग ये है, जब तक कोई चीज चेंज ना होए तब तक आपको डेट और सॉरी डेट डेट चेंज करनी है, ईयर और मंथ को चेंज नहीं, बार बार नहीं लिखना है। क्लियर है? दूसरी बात, पर्टिकुलर्स में आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लो मुझे एंट्री करनी है, वैसे बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझाऊंगी कैसे। कि मुझे एंट्री करनी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो मैं कैसे लिखूंगी? कैश अकाउंट, यहां पर लिखूंगी डेबिट, डेबिट मतलब DR लिखूंगी और फुल स्टॉप, फिर लिखूंगी टू मशीनरी अकाउंट अकाउंट। ठीक है? अब मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख अमाउंट यहाँ पर डालूंगी, और फिर यहाँ क्रेडिट साइड टू मशीनरी की अमाउंट यहाँ डालूंगी। समझ में आई बात बेटा? फिर नीचे नरेशन भी लिखूंगी कि मशीनरी सोल्ड एट 1 लाख रुपीज, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड एट 1 लाख रुपीज। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? ये सिखाऊंगी कैसे लिखते हैं, और मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही थी कि फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं कि डेबिट वाली ट्रांजेक्शन में डेबिट यहाँ लिखा जाता है और क्रेडिट में 2 वर्ड लगाते हैं बेटा। क्लियर? ये कैसे एंट्री बनती है, ये अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग टू बनती है, वो रूल सिखाऊंगी, 3 ही रूल है, वो तीनों रूल याद रख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी कैसे बनाना। समझ में आई बात यहाँ तक? तुम्हें बीच में ब्रेक लेना, पॉज ले लेना, ठीक है, फिर शुरू कर लेना, जहां पर ऐसा लगे कि यहाँ समझ नहीं आ रहा है, बार 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 रिपीट करके सीख समझ लेना। ठीक है बेटा? आगे देखो, इसने बोला है ये बातें सिंपली लिखी हुई हैं कि डेट में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, इन दी डेट को इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, द ईयर एंड द मंथ इज रिटन ओनली वंस टिल दे चेंज, द सीक्वेंस ऑफ डेट एंड मंथ शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। पर्टिकुलर्स में क्या डालोगे? ईच ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट, मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट, आउट ऑफ विच वन अकाउंट इज डेबिटेड और दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट, वर्ड लिखना है DR, ऑल्सो रिटन टुवर्ड द एंड ऑफ द कॉलम, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर DR लिखना है। ठीक है? इन द सेकेंड लाइन द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज रिटन, सेकेंड लाइन में क्रेडिट वाली एंट्री लिखेंगे, द क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट विद द वर्ड टू, टू से शुरू होगा, आप फिर स्पेस, थोड़ा स्पेस देके टू लिखोगे, अवे फ्रॉम द मार्जिन टू मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डेबिट अकाउंट। अब प्रैक्टिस इज नाउ डेवलपिंग टू ओमिट द राइटिंग ऑफ द वर्ड DR डेबिट एंड टू फ्रॉम द जनरल एंट्री, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा? नरेशन भी लिखोगे नीचे, आफ्टर ईच entry a brief explanation of the transaction together with necessary detail is given. This explanation is narration. The narration help to know in future the reason for entry and also as to why a particular account was debited or credited. Narration में ये भी given होगा क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। It is necessary to write the narration after each entry and should be short, complete and clear. Clear, short होनी चाहिए बेटा नरेशन, पर नरेशन जरूर लिखोगे, याद रखनी है ये बातें। ठीक है? फिर LF नंबर होता है, LF नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप एक बार देख लो स्पीड में। ऑल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल आर लेटर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट, आप लास्ट में लेजर अकाउंट में पोस्ट करोगे ही। पेज नंबर होगा, जो फोलियो नंबर होगा लेजर अकाउंट का, वो जो पोस्ट कर रहे हो तो वो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है LF में। ठीक है? LF कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है, अगर मान लो इफ वी मेकिंग अ पोस्टिंग इन मशीनरी अकाउंट विच इज प्रिपेयर एट द पेज नंबर 40, LF पे है, तो पेज नंबर 40 की जगह पर LF कॉलम में 40 डाल दूं। ठीक है बेटा? और LF इसलिए जरूरी होता है, बाद में इन फ्यूचर कोई नुकसान, मतलब कुछ एरर ओमिशन हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है? ये लिखा हुआ आप देख लेना। उसके बाद अमाउंट डेबिटेड इन दी फोर्थ कॉलम में क्या आएगा बेटा? अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट फिफ्थ कॉलम में लिख देंगे। ठीक है? स्टेप्स इन जनरलाइजिंग, 4 स्टेप्स हैं, सिंपली वे में जान के बताना चाह रही हूँ, वैसे ऐसा जरूरी नहीं था कि मैं स्टेप्स थ्योरी वाले बताऊं,
आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी तब भी समझ में आ जाएगा, बट मैं फिर उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये समझा रही हूँ जिन बच्चों का बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है वो बच्चे समझे। देखो बेटा, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग में क्या है, कह रहा है बिफोर रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग नहीं करी हमने जर्नल एंट्री की, इट इज एसेंशियल टू एनालिसिस अ ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टू अकाउंट। पहले हम ये देखेंगे कि दो अकाउंट कौन से इम्पैक्ट पड़ रहा है, विच आर अफेक्टेड, जिनके ऊपर अफेक्शन पड़ा है, देन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ जर्नलाइजिंग तब हम जर्नल के रूल पढ़ेंगे। इट मस्ट बी डिसाइडेड एज टू विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बेटा पहले जैसे ही हमारे सामने ट्रांजेक्शन आएगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये देखें कि कौन से अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ रहा है इस एंट्री का, और फिर देखें कि वो जिस अकाउंट पर ये इसका इंपैक्ट पड़ रहा है वो अकाउंट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए। पहला काम समझ में आ गया। दूसरा, सेकंड, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट और अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट। अगर मान लो, ध्यान दो प्लीज, अगर मान लो राम है, श्याम है, ये पर्सनल अकाउंट है, इनके पीछे ऐसे नहीं लिखोगे राम अकाउंट डेबिट, नो, आप लिखोगे राम डेबिट। अकाउंट लगाने की नीड नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज द वर्ड अकाउंट और ऐसे करके अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट, राइट। थर्ड क्या कह रहा है, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर कॉलम। ये यूं कहना चाह रहा है बेटा, ध्यान से सुन लो। जैसे ये जर्नल एंट्री है, ठीक है, इसने क्या बोला, पहले तो आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे ऐसे जर्नल एंट्री में, ऐसे है ना। फिर ये कह रहा है कि जैसे ये एक पर्सनल अकाउंट है सुभाष, इसके पीछे अकाउंट नहीं लगाओगे जैसे इन्होंने लगा रखा है, इसके पीछे नहीं लगाओगे। पहली बात, ये बात समझ में आ गई, इसने ये बात बोली। फिर इसने बोला कि जब जर्नल एंट्री खत्म हो जाएगी और दूसरी करने लगोगे तो एक लाइन ड्रॉ करोगे पर्टिकुलर्स में, ताकि क्लियर पता चल सके, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ताकि क्लियर पता चल सके। क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट है? अभी पीछे लेके जा रही हूं। देखो, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री, आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन ड्रॉ करोगे सो दैट ईच एंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है, एट द एंड ऑफ ईच पेज के एंड पर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आर टोटल्ड अप जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ये भी बताऊंगी बेटा कैसे, क्या बोल रहा है ये, प्रैक्टिकली देखोगे ना तब ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। देखो, अगर मान लो ये वाली जर्नल एंट्री है, ये वाली जर्नल एंट्री है, एक पेज पर खत्म हो गई, तो इसने पता है क्या बोला है, एक पेज पे खत्म नहीं हुई, नेक्स्ट पेज तक चल रही है, ये पेज खत्म हो गया, अगले पेज पे आ, तो इसने पता है क्या बोला, क्या करना है आपको, इसके डेबिट का टोटल करोगे और इसके क्रेडिट का टोटल करोगे। अब टोटल कितना आया, 68,000, 68,000। अभी एंट्रीज खत्म नहीं हुई है, अगले पेज पे भी कंटिन्यू है, तो आप यहां पर वर्ड मेंशन करोगे CF, कैरी फॉरवर्ड। इसको बोलते हैं बेटा कैरी फॉरवर्ड, मीनिंग आप अगले पेज पर ये 68,000 और ये क्रेडिट के 68,000 कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है जी, यहां तक कोई भी डाउट है? फिर आप आगे क्या करोगे, अगले पेज पर ये जो 68,000 आपने कैरी फॉरवर्ड करे हैं, इन 68,000 को ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट पेज पर। क्या करोगे, BF का मतलब है ब्रॉट फॉरवर्ड, ये लिखा हुआ था, ठीक है। और कंटिन्यू करोगे, लास्ट में टोटल भी करोगे बेटा। जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी तो आप लास्ट में टोटल भी करोगे और दोनों इक्वल आने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब क्लियर हुआ? देखो, फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, एट द एंड ऑफ ईच पेज
are totaled up just in front of each other. These total must be equal because the amount debited in each entry equal the amount credited. These totals are carry forward, CF. ठीक है, carry forward, these transactions are carry forward or CF are written in particular column at the end of each page. And the word brought forward, BF, are written at the start of each page. समझ में आ गया जो मैंने अभी प्रैक्टिकली बताया? ओके बेटा, अब क्वेश्चन आता है जी मैम आपने इतना कुछ बता दिया, अब हमें जल्दी से बता दो डेबिट और क्रेडिट करते कैसे हैं। चलो जी, रूल्स पढ़ते हैं जनरलाइजिंग के। मैं बार बार क्लास में बताती हूँ, 3 अकाउंट है। On the basis of the rules discussed in the chapter on double entry system, the account to be debited or credited will be determined. The same rule are again explained here in the simplified manner. तुम ये समझो कि तुम पहली बार सीख रहे हो। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं बेटा जर्नल एंट्री बनाने के लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नोट डाउन करो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि गोपाल का, राम का, इनका अकाउंट, राइट। नाम, पर्सनल अकाउंट बोलता है बेटा डेबिट, क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करोगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करोगे। देखो, अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट द रिसीवर, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन टू whom we give some money or goods is debited. For example, if we give 20,000 rupees to Gopal, डेबिट द रिसीवर, किसको मिला पैसा? गोपाल को। तो तुम एंट्री बनाओगे गोपाल डेबिट, क्या गया तुम्हारे यहाँ पॉकेट से? कैश। तो तुम क्या लिख दोगे? टू कैश अकाउंट, जो गया कैश अकाउंट। वो भी रियल अकाउंट में पता चलेगा, जो आया डेबिट गया क्रेडिट, ठीक है। तो पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, राइट। कैसे एंट्री बनाओगे? गोपाल डेबिट, डेबिट साइड 20,000 रुपये लिख दोगे। यहाँ पे बीच में LF वाला कॉलम है, ये डेबिट वाला कॉलम है और ये क्रेडिट वाला कॉलम है। टू कैश अकाउंट, पैसा गया तो क्रेडिट साइड 20,000 रुपीज लिख दोगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? आगे कह रहा है कि क्रेडिट वाला कौन सा रूल है? क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। कह रहे द पर्सनल अकाउंट ऑफ द पर्सन whom we receive some money, जिससे आप रिसीव कर रहे हो, मीनिंग जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिसीव 50,000 रुपीज फ्रॉम गोविंद, हमारे पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, दिया किसने? गिवर कौन है? उसको क्रेडिट करो, गोविंद। कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद 50,000 रुपीज, राइट। अब रियल अकाउंट भाई बहुत मस्त वाला अकाउंट है, क्योंकि जब मैं क्लास 11th में थी मुझे कोई रूल याद नहीं होता था, बस मेरे एक सर ने ऐसे बताया था, आया डेबिट गया क्रेडिट, मैंने सारी जनरल एंट्री आने और जाने से ही करती सो। बस मैं ये देख रही थी आ क्या रहा है जा क्या रहा है। रियल अकाउंट सेम ऐसे ही बोलता है, आया डेबिट गया क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस सिंपल। रियल अकाउंट क्या बोलता है बेटा? ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया क्रेडिट कर दो। द अकाउंट ऑफ द कैश और द अदर प्रॉपर्टी विच इज रिसीव बाय बिजनेस फर्म इज डेबिटेड एंड द इन द सेम वे द अकाउंट or of the cash or other property which goes out of the business is credited. For example, if machinery is bought for 5 lakh rupees, बेटा मैं मशीनरी खरीद कर लेके आई हूँ, मेरे पास आई क्या? मशीनरी। मशीनरी को क्या करूंगी? डेबिट, गया क्या? पैसा, कैश। कैश को क्या कर दूंगी? क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज दोनों साइड डाल देंगे। नरेशन जरूर लिखेंगे, मशीनरी परचेज फॉर कैश। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? दोनों अकाउंट हो चुके हैं। तीसरा अकाउंट होते ही, नॉमिनल अकाउंट समझ में आते ही बेटा आप लोग फटाफट जर्नल एंट्री करने वाले हो, ठीक है। अब आप लोग को, आप जो भी बच्चे जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से अभी तक जिन्होंने जनरल एंट्री के बारे में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, अब बच्चे समझ रहे होंगे अगर तुम लोग नोट डाउन कर रहे हो तो। थर्ड लिखो बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल, नॉमिनल मैं पता कैसे याद रखती हूँ? नॉमिनल से एक्सपेंसेस मैं ऐसे याद रखती हूँ कि नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, मीनिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट और इनकम और गेन।
समझ रहे हो? मीनिंग अगर खर्चे हो रहे हैं डेबिट कर दो, फायदा हो रहा है क्रेडिट कर दो, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं नॉमिनल अकाउंट? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज आर पेड फॉर सैलरी। अच्छा जी, किसके नाम का खर्चा हुआ? सैलरी के नाम का, डेबिट कर दो। पैसा गया, क्रेडिट कर दो पैसे को। सैलरी पे करिए ना, पैसा जा रहा है, क्रेडिट कर दो कैश को। खर्चा किसके नाम का है? सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम कमीशन, कमीशन आपको मिला है, फायदा हुआ है, फायदे को क्या करना है? क्रेडिट, राइट? आया पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। बेटा तीनों के तीनों अकाउंट हो चुके हैं, एक बार आप रिवाइज कर लो रीप्ले करके वीडियो, ठीक है? तब तक मैं आगे कराती हूँ, पोज कर लेना बीच में एक बार वीडियो को। आगे देखो बेटा, मीनिंग ऑफ गुड्स क्या होता है। जब मैं क्लास 11th में गई थी, मेरे को सर ने पूछा कि गुड्स क्या होता है। पता नहीं क्यों, मुझे पता ही नहीं था। मैं कह रही थी गुड, हमारा जब हम कुछ लिखते थे तो हमारे साथ कहते थे वेरी गुड। गुड मतलब अच्छा, बट यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है बेटा सामान, ठीक है? मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। जो रीसेल करने के लिए, मीनिंग मेरा बिजनेस है फैन का, तो फैन मैं खरीद कर लेके आ रही हूँ, बेच रही हूँ, खरीद कर लेके आ रही हूँ, बेच रही हूँ। तो जो सामान मैं रीसेल पर्पस के लिए परचेज या सेल कर रही हूं उसको बोलते हैं बेटा गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। In other words, goods are the commodities in which business deal. For example, if a cloth merchant purchases clothes, the clothes are termed as purchases. But if the same cloth merchant purchases some furniture, say chairs and a sofa set for the sitting of the customer, the furniture so purchase will not be termed as purchases, but will be an assets of his business. And in this case, furniture account will be debited instead of purchase account. पता है ये क्या कहना चाह रहा बेटा? तुम कोई सामान परचेज करके लेके आए हो, गुड्स फॉर एग्जाम्पल रीसेल करने के लिए, तो तुम ऐसे नहीं कहोगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नो, तुम लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। ऐसे ही तुमने अगर सेल किया है तो पैसा आया होगा, सामान बेचा होगा, तो तुम ऐसे नहीं लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, नो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? अब ये कह रहा है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर ले आऊं, सोफा सेट, कि मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो बैठेंगे, तो वो मेरी एसेट्स है, वो मैं रीसेल के लिए नहीं लेके आ रही हूँ, इसलिए वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, इसलिए मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगी, ना कि परचेज को डेबिट करूंगी। समझ में आ रही है बातें? परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट कब होगा बेटा? जब आप अपने बिजनेस में सामान इसलिए लेकर आ रहे हो क्योंकि आपको रीसेल करना है। समझ में आई बात? परचेज इसलिए कर रहे हो, रीसेल करना है, या जब सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर बात? That the purchases of assets are not termed as purchase in according terminology because these assets are not meant for sale. जो सेल के लिए नहीं लेके आ रहे हो उसमें परचेज ऑफ सेल्स वर्ड नहीं लगाओगे। गुड्स अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 5 अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ पर्पज ऑफ पासिंग द जनरल एंट्री। पहला है परचेज अकाउंट, व्हेन गुड्स आर परचेज, जब आप गुड्स को परचेज करते हो, इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट को डेबिट करने की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे बेटा। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। परचेज कर रहे हो, खर्चा लग रहा है, डेबिट कर दोगे परचेज को, ठीक है बेटा? उसके बाद कह रहा है कि परचेजेस अकाउंट शुड ऑलवेज बी डेबिटेड। देखो बेटा, परचेज को हमेशा डेबिट करोगे क्योंकि सामान आ रहा है, आप ये इससे भी कर सकते हो, और खर्चा हो रहा है इसलिए भी कर सकते हो। परचेज को डेबिट, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हो क्योंकि फायदा होता है, ठीक है? क्रेडिट ऐसे भी कर सकते हो, और आपके पास से सामान जा रहा है वैसे भी कर सकते हो। वो सिंपल वाला बिना काम वाला रूल याद करा रही हूँ, ठीक है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉस। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, याद रखना बेटा। अगर परचेज का डेबिट था तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा, सेल्स का क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, ये याद रखना है, ठीक है?
Sales account, when goods are sold, instead of crediting goods account, sales account is credited. Sales account is nominal account while passing a journal entry. Sales account always be credited because of the rule credit all income or gain. ठीक है. परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और परचेज रिटर्न का क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न का डेबिट हो जाएगा. ये सिंपल सी बातें हैं. और स्टॉक अकाउंट, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस ये और याद कर लो, इससे फिर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी. In the transaction relating to the purchases or sale of goods, it has to be decided whether a transaction is for cash or for credit, because the entries pass accordingly. बेटा इसलिए ये बोला है, जब आप परचेज और सेल करते हो तो आपको ट्रांजेक्शन से ये पता चल जाना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन आपकी उधार वाली है या कैश वाली. ठीक है बेटा. कैश मतलब पैसे में पेमेंट या बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है. क्रेडिट का मतलब उधार वाली एंट्री है. ठीक है जी, ये प्लीज ध्यान से सुन लो. Following point should be considered for this. First point क्या कह रहा है? If in the transaction relating to purchase or sale of goods, please ध्यान दो. If the transaction related to purchase or sale of goods, the name of purchaser or seller is not given, it is considered as a cash transaction. मैंने बोला purchase goods 50,000 रुपीज. किससे परचेज करे कुछ नहीं पता, तो मैं ये मान लूंगी कि मैंने पेमेंट करी होगी और परचेज आया, सामान आया होगा और मेरे पास से पैसा गया होगा. क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं है तो मैं क्या मान लूंगी, कैश ट्रांजेक्शन है. पहला रूल याद हो गया. दूसरा, इफ इन दी ट्रांजेक्शन, नीचे लिखा हो ना गुड सोल्ड फॉर 50,000 रुपीज, इफ in the transaction related to purchase or sale of goods, the name of purchaser or seller is given along with cash, it is considered as a cash transaction. लिखा हुआ है goods sold to Gopal for cash. नाम तो सेलर का, मतलब सेलर तो हम है, नाम तो गोपाल का लिखा हुआ, किसको बेचे, लेकिन कैश वर्ड है तो हम इसको मानेंगे कैश के ट्रांजेक्शन. थर्ड क्या लिखा हुआ, if in the transaction related to purchase or sale of goods, the name of purchaser or seller is given, purchaser और seller का नाम given है, but and it is not stated whether it is cash or credit transaction, लेकिन ये नहीं बताया कि उधार की एंट्री है या कैश की एंट्री है, it is considered to be a credit transaction. बेटा क्रेडिट का मतलब क्रेडिट साइड नहीं है, क्रेडिट मतलब उधार, तो यहाँ पर उधार कंसिडरेशन होगा. कैसे, गुड सोल्ड टू गोपाल, ये नहीं लिखा हुआ कैश में ट्रांजेक्शन हुई उधार में हुई है. तो अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ है बेटा तो हम उस एंट्री को क्रेडिट एंट्री मानेंगे, मीनिंग उधार की एंट्री मानेंगे. समझ में आई बात? क्लियर हो गए हैं रूल्स याद? अब इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, जब भी आप जर्नल एंट्री बनाओगे ना, अपने आप को बिजनेस मानना है. मतलब तुम बिजनेस हो, जितनी भी एंट्री को पढ़ोगे तुम ये मानोगे कि मैं बिजनेस हूं. फिर देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और फिर एंट्री कर देनी है. ठीक है. इन केस ऑफ एक्सपेंसेस, इवन इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग मेकिंग पेमेंट इज गिवन, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ कैश ट्रांजेक्शन. जैसे सैलरी पेड टू मुकेश, बेशक मुकेश, पर अगर ये कैसी है, पेमेंट देने वाली है तो कैश में गई होगी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नहीं होएगा सैलरी टू महेश, नो मुकेश, नो. सैलरी पे कर दी है, कैश में ही पे करेंगे, एक्सपेंसेस पे करे थे. ठीक है जी, समझ में आ गई बात? अब देखो हम जर्नल एंट्री की तरफ मूव करते हैं. ये हमारे पास मान लो ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा कि आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ. क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सी आर राम एंड सन्स. ये जो एंट्री बनानी है वो सी आर राम एंड सन्स के जर्नल में आपको बनानी है बेटा. आपको अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं बार बार बता रही हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान दो. जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड है वो, उन बच्चों को पता है सारी बातें, लेकिन जिनका नहीं है प्लीज वो बच्चे ध्यान दें. अब आपको ये समझना है कि आप सिया राम एंड सन्स है, ठीक है, और फिर उस बेसिस पर आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं बेटा. देखो 1 जन की बात है, कह रहा है 1 जन 2019 में, कह रहे हैं सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज. सियाराम एंड सन ये ओनर है बेटा. पहला रूल होता है, एंड ओनर जो है और बिजनेस है सेपरेट लीगल एंटिटी है. दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है. मीनिंग ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है बेटा जी, ध्यान दो, तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल होती है. समझ रहे हो, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होती है, उसको पे करना होता है. तो सियाराम ने बिजनेस एक शुरू करा विद कैश में. ठीक है, तो सियाराम
के पास पैसा तो आया लेकिन उसकी लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी बेटा जी, याद रखना ये एंट्री, वैसे याद भी कर लो तुम कैपिटल वाली एंट्री, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज डाल दो। 1 जन को एंट्री कैसे करोगे बेटा जी? ऐसे ही बनानी है, डेट लिखनी है, डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं, एलएफ लिखना है, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। कैसे? पैसा आया बिजनेस में, किसके नाम का? कैपिटल के नाम का। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि लाइबिलिटी पे करनी है सीआरएम एंड सन्स को, ओनर है वो। ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड 50,000 डाल दिया, क्रेडिट साइड 50,000 डाल दिया। कैश ब्रोट इनटू बिजनेस बाय सीआरएम एंड सन्स एज अ कैपिटल, ये आपने नरेशन भी लिख दी। पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में। सेकेंड बेटा जी, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या है? परचेज गुड, सामान आया पैसा गया, है ना? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, पॉकेट से पैसा गया टू कैश अकाउंट। देखो ट्रांजेक्शन सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज, गुड्स परचेज फॉर कैश। समझ आ गया इतना? थर्ड क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। पैसा ये लिखा हुआ है कि पैसे में परचेज करा है? नहीं। जब किसी का नाम गिवन होता तो हम मानते उधार की एंट्री है। तो अब परचेज, सामान तो आ गया पर पॉकेट से पैसा नहीं गया, पैसे की बजाय उसका नाम लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। देखो थर्ड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 4th जैन की, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। सुभाष के पीछे अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट में पीछे अकाउंट नहीं डालते। 12,000 12,000। आगे बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसा गया टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5th जैन की देखो 6,000 रुपीज एंट्री। आगे समझ में? उसके बाद क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम, नहीं, पेड कैश टू सुभाष। जो हमने सुभाष से गुड्स परचेज करे थे, देखो ध्यान से देखो प्लीज, जो हमने 4th जैन को सुभाष से गुड्स परचेज करे थे, तो एंट्री क्या करी थी? परचेज टू सुभाष, यही एंट्री करी थी ना, 12,000 की। अब हमने सुभाष को 8,000 रुपीज पे कर दिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? सुभाष को पे करे है ना, पैसा गया टू कैश, किसको पे करे हैं? सुभाष को। सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 आ जाएगा। ठीक है, दिखाऊं? देखो सुभाष टू कैश 8,000 रुपीज 1st जैन को। क्लियर है यहां तक? आगे क्या कहना चाह रहा है ये? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, कैश गिवन है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डायरेक्ट लिख दोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से आपने परचेज करे हैं, कैश नहीं गिवन, तो परचेज टू रवि। देख लो 16 17 की, 16 में आएगा परचेज टू कैश, 17 में आएगा परचेज टू रवि। फिर है बोट मशीनरी फॉर कैश, एसेट्स है, मशीनरी आई, मशीनरी पैसा गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डन। उसके बाद है पेड रेंट, रेंट पे किया है बेटा जी, पैसा गया टू कैश अकाउंट। किसके नाम का एक्सपेंसेस? रेंट के नाम को, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, पढ़ लेना। मैं एक बार दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जो मेरे कॉलेज के बच्चे हैं उनको तो मैंने ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड कर दिया है, तो तुम लोग ग्रुप से देख के अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन खुद से सोल्व करोगे, मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व करो, ठीक है? फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है? जो बच्चे बाहर के हैं वो डाउट सेशन में नीचे कमेंट कर देना, और जो कॉलेज वाले बच्चे हैं कॉलेज में पूछ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्काउंट, ब्रेक के बाद कराती हूँ, ठीक है? देखती हूँ आज क्लास लूंगी या कल, बट यहाँ तक आप लोग करो, ओके? अच्छे से समझना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।